नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने भरोसे के परिचय डिजिटल प्लेटफॉर्म से एम स्टडी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षण अभियोग्यता वाले जो प्रश्न आप लोगों को हम प्रतिदिन करवाते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम वही 25 प्रश्न लेकर के आपके बीच में हैं और आप लगातार इन प्रश्नों की तरफ ध्यान देंगे, प्रश्नों के आंसरों की तरफ ध्यान देंगे, दक्षित होकर के पढ़ेंगे, कमेंटों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। पूर्ण रूप से आपका जवाब सही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 50 प्रश्नों में से 50 के 50 सही होने चाहिए आपकी पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षा में। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। आपके सबके जवाब आने चाहिए भाई, सबके जवाब। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, लगातार काफी दिनों से एब्सेंट चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। आप कौन हैं? आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं। टीचर होने के नाते बोलो प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करोगे। चार ऑप्शन। आप उस उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे कि ये लगातार काफी दिनों से एब्सेंट चल रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्रों से घर का पता खोजेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, या आप कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। ये तो हमें हमेशा ही चली आई परंपरा है नाम कटने की, तो कि 3 दिन लगातार कोई भी अभ्यर्थी या शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो उसका नाम काटने की परंपरा बचपन से चली आई है, हम देखते आए हैं और आज भी होती आ रही है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। तो याद रखना, यदि लगातार बिना सूचना के कोई भी विद्यार्थी एब्सेंट होता है ना, तो इसकी जानकारी आप प्रधानाचार्य को अवश्य देंगे, क्योंकि पता नहीं किन कारणों से नहीं आ रहा है। तो आप इसका सही जवाब क्या मानेंगे कि इसकी जानकारी आप किसको देंगे, प्रधानाचार्य को। उसके बाद में आप नाम काटते हैं, घर पर उसके लेटर भेजते हैं या घर वालों से संपर्क करते हैं, वो बाद का मामला है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे। ऐसे प्रश्नों में आप कई बार सोचते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, इसलिए आप सोचेंगे कि परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के अनुसार आपको जवाब देना है। तो 4 विकल्पों में से ए विकल्प इसका सही है। आइए आज का अगला प्रश्न। छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं। विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं, इट मीन्स वे यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए करते हैं क्या। वे शिक्षकों से डरते हैं, इसलिए करते हैं क्या, या ऐसा करना स्वाभाविक है ऐसा, या विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। सही मायने में विद्यालय उनका सही मार्गदर्शक है, यानी उनको अनुशासन से लेकर के, संयमित रहने से लेकर के, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें विद्यालय में सिखाई जाती है। यानी विद्यालय और विद्या का जो ये केंद्र है, उसमें जो गाइडेंस के तौर पर शिक्षक होते हैं, वो उनके सही मायनों में मार्गदर्शक होते हैं। अतः अनुशासन एक प्रकार से विद्यालय की गरिमामयी शोभा बनाने वाला कार्यक्रम है। अतः विद्यालय में उनका पथ प्रदर्शन किया जाता है शिक्षकों के माध्यम से, इसलिए वो अनुशासित होते हैं। और क्योंकि शिक्षा है ही ऐसी, शिक्षा के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल है, तो इसका प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक होता है। हाँ जी, बातें नहीं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझेंगे। यानी स्वयं आप किसी भी मैटर में निर्णय नहीं ले सकते हो। जैसे आपको पता है महाभारत के युद्ध में इधर कौरवों की सेना है, इधर पांडवों की सेना है, और दोनों सेनाओं को देख करके पांडवों की तरफ से अर्जुन यहां ला करके और रथ खड़ा कर देता है, और रथ खड़ा करके देखता है कि सामने वाले भी अपने ही हैं और लड़ने वाले भी हम अपने ही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कैसा हो गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करूं और क्या नहीं करूं। यानी वह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दे करके और इसके सामने आने वाली जो किम कर्तव्य विमूढ़ जो बाधा थी, उसको निस्तारित किया। यानी इसको कहा कि आप कर्म करो, कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब अच्छे कार्य के लिए, सुझाव लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए आप किसका परामर्श उपयुक्त समझेंगे। तो देखिए, अपने सगे संबंधियों का,
या अपने मित्रों का या अपने माता पिता का या यूं इन सभी का? बिल्कुल आपका जवाब सही है। इन सभी का निर्णय आपके जीवन में परामर्श के रूप में बहुत जरूरी है। आप ले लिया करो। कहते हैं सार सार को दही ले थोता दे उड़ाए। अच्छी चीजें आप ले सकते हो, उसके बाद में आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हो किसी भी मैटर में। तो ये सभी आपके लिए क्या है? शुभ चिंतक हैं। आइए आज का अगला प्रश्न। एक छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, आप क्या करेंगे? बोलो क्या करने वाले हो? आप उनके माता पिता को लिखकर शिकायत करेंगे? आप शिक्षक को क्या करने वाले हो? आपकी कक्षा में छात्र जो है ना छात्राओं के साथ में गलत हरकतें कर रहे हैं, तो क्या करोगे? आप उनके माता पिता को लिखकर की शिकायत करेंगे, या आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के बीच में क्या संबंध है, या फिर आप उससे उनसे छात्रों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके इसके कारणों का पता लगाएंगे कि वो अश्लील हरकतें क्यों कर रहे हैं, या आप कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल आपका भी जवाब यही है और सही जवाब है, क्योंकि कारणों का पता लगाओ कि आखिरकार वो अश्लील हरकत क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सहानुभूतिपूर्वक तरीके से, ऐसा नहीं कि उनको डांट रहे पीट रहे, नहीं, वो क्लास में नहीं करेंगे तो बाहर करेंगे, रोड पर करने लग जाएंगे। ऐसा है कि उनको प्यार से मतलब अपने पक्ष में लेकर के फिर उनसे पूछा जाए कि आखिरकार भैया मामला क्या है, कोई शादीशुदी करने का है क्या? तो ये सारी चीजें है ना, आप एक शिक्षक होने के नाते, एक आदर्श स्वरूप होने के नाते आप पूछ सकते हैं और इस समस्या का बिल्कुल सही तरीके से निपटारा कर सकते हैं। इसका जवाब आपकी तरफ से सही है। आइए अगला प्रश्न। कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट यूनियन बनाना चाहते हैं, किस में बनाना चाहते हैं? विद्यालय में। आप तो इतना सा बता दो, 4 ऑप्शन बिना देखे। विद्यालय में छात्र संघ की उपयोगिता है क्या? कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहां तो चलो उपयोगिता है, लेकिन स्कूल के अंदर छात्र संघ की उपयोगिता शायद नहीं है। तो अब बताइए आप क्या करेंगे? उनको छात्र संघ नहीं बनाने देंगे, या उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, या शांतिपूर्वक चुनाव करवाकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे, या इस ओर उदासीन रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे? मैंने क्या कहा? विद्यालय में छात्र संघ की उपयोगिता नहीं है, इसलिए आप उनको क्या कर देंगे? बाहरे छोर चोरियो, इस प्रकार का छात्र संघ विद्यालय में पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई उपयोगिता भी नहीं है। सही बात ये भी है। तो इसका जवाब क्या हो गया? ए। हाँ जी। अगला प्रश्न। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका कैसा विचार है? छोटे टाबर होते हैं ना, जो मतलब सुसु भी वहीं कर देते हैं, तो ऐसे बालकों को पढ़ाने में आपका क्या विचार है? उनको पढ़ाना अच्छा नहीं है, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पहला ऑप्शन। दूसरा, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। छोटे बच्चों को पढ़ाने से उनकी मन स्थिति, छोटे बच्चों की क्या मन स्थिति होगी? वो खेलने में इंटरेस्ट लेंगे, बात करने में इंटरेस्ट लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आप प्यार से बोलेंगे तो आपसे बात करेंगे, नहीं बैठे रहेंगे चुपचाप, है ना? या फिर तीसरा ऑप्शन है, वे अधिक शरारती होते हैं। बालक तो सभी शरारती होते हैं। या चौथा ऑप्शन है, उनको पढ़ाने में सरदर्द अधिक होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, छोटे बालकों को सरदर्द तो होगा ही। याद रखना, उनको पढ़ाना अच्छा, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, छोटे बालकों को खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनको खेलना। तभी तो बोलते हैं छोटे बालकों के लिए मॉन्टेसरी जो शिक्षा प्रणाली है, यानी खेल खेल में उनको सिखाया जाए, उपयुक्त है। तो याद रखना इसका जवाब भी क्या होगा? उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बल्कि उनको खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आइए अगला प्रश्न। जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, लड़कियों से तुलना कर रहे हैं, लड़कों की तुलना गणित सब्जेक्ट में लड़कियों से कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? एक शिक्षक कर रहा है। ये सोच रहा है, वो उसकी सोच है। तो बताओ यह क्या दर्शाता है उस अध्यापक की? लिंग पक्षपाती है वो, या शिक्षाप्रद है, या सही दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है? क्या कहने वाले हो? वो कैसे आकलन कर सकता है कि बच्चे ही गणित में इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चियां नहीं होती है? इसका मतलब वो लिंग पक्षपाती है। वो सोच है उसके दिमाग में कि लड़कियों के कम अंक आते हैं क्योंकि वो गणित में कमजोर होती है। गलत है ये।
तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, लिंग पक्षपाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लड़के और लड़कियां समान होते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है। वो बाकी फिर पढ़ने के और परिवेश के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन टीचर ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि ऐसा समझना उसके पक्षपात का कहीं ना कहीं उदाहरण इंगित होता है इस प्रश्न से। आइए अगला प्रश्न, आकलन। आकलन एक शब्द है, इससे क्या आशय है, बच्चों को वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति, उनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने की एक रणनीति, या बच्चों को प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है इसमें आकलन से, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव व दबाव को उत्पन्न करता है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन करना, जैसे बोलते हैं ना, गणित वाले अध्यापक बोलते रहते हैं, आपको पता है, माना कि x बराबर 5, और दूसरे प्रश्न में वही बोलते हैं, वही अध्यापक बोलता है माना कि x बराबर 15। तो x का बार बार क्या किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, अलग अलग माना जा रहा है। तो बताओ ये क्या होगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन से आपका जवाब क्या हो जाएगा कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। बोलो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? ऐसे प्रश्न याद रखना, लगते तो इजी हैं, लेकिन आप समझना मेरी बात को गहराई से, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में धोखा दे देते हैं। हाँ, गलत जवाब करवा देते हैं आपसे, जबकि आप इंटेलिजेंट हो, आपकी इंटेलिजेंसी के आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हाँ, आइए इसका अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो शरीर में शानदार हो, सुगठित शरीर वाला हो, अत्यंत लोकप्रिय हो, या सबकी हाँ में हाँ रखने वाला हो, या वही करता हो जो कहता हो। यानी ऐसा अध्यापक मिले, यानी ऐसे अध्यापक को आप आदर्श मानो जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखता है, जो कहता वही करता है। जवाब सही हो गया आप लोगों का। शरीर से, लोकप्रियता से, हाँ में से क्या लेना देना है आपको? तो जो कहता है वो कहता है कि कल मैं टेस्ट लूंगा, कल मैं पाठ पढ़ाऊंगा, कल मैं पूछूंगा, और वही करे, ऐसे अध्यापक को आपको आदर्श मानना चाहिए। कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप ऊपर उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? जितने भी जो पिछड़े हुए बालक हैं, एक प्रकार से हर सब्जेक्ट के अंदर कमजोर विद्यार्थी होते हैं, तो उनके शैक्षिक स्तर, लिटरेसी लेवल या एजुकेशन लेवल को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे? प्रधानाध्यापक को सूचना दे करके, या अभिभावकों को सूचना दे करके, या अधिक समय दे करके, या अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से नहीं। आपको पता है, ऐसे कमजोर अभ्यर्थियों को आप ज्यादा समय दो, समझाओ, उनको बार बार समझाओ, रिपीट कराओ, रिवीजन करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ। उससे क्या है कि उनका शैक्षिक स्तर आसानी से उठ जाएगा। तो इसका जवाब भी आपकी तरफ से बिल्कुल यही आएगा। हाँ, आइए अगला प्रश्न, समय चक्र में विषय के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? मैं एक बार आपको गौर करवा दूं, मेरे इन प्रश्नों को आप वीडियो खत्म होने के बाद में जब भी आप पढ़ते हो तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा करके पढ़ लेना, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, और हर वीडियो को 1-2 बार सुन लेना, आपको सुनने से याद हो जाएंगे, फिर बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि आपकी सोच एक शिक्षक के रूप में विकसित हो जाए, तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब सही होंगे। अब टाइम टेबल की बात हो रही है, जो कक्षा के अंदर टाइम टेबल सेट किया जाता है ना, कि गणित का नंबर कहाँ पर आना चाहिए, अंग्रेजी का कहाँ पर आना चाहिए, हिंदी का कहाँ पर आना चाहिए, सामाजिक का कहाँ पर आना चाहिए, विज्ञान का कहाँ पर आना चाहिए, तो इसके वितरण में आपका आधार क्या माना जाना चाहिए? छात्रों की रुचि को आधार माने क्या? कोई आधार नहीं होना चाहिए। या विषयों की कठिनाइयों को आधार मानना चाहिए? विद्यालय की सुविधा। याद रखना, आपको भी पता है, इसमें विषयों की कठिनाइयों को आधार माना जाता है। कठिन जो होते हैं ना सब्जेक्ट, जिनको मानते हैं, उनका कालांश शुरू में होता है, और जो सरल होते हैं उनके कालांश बाद में लगाए जाते हैं। अतः विषयों की कठिनाइयों के आधार पर लेवल डाउन करते हुए समय चक्र बनाया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है विद्यालय में। पता है आप लोगों को, आपको बनाना होगा। तो इसका जवाब सी हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बोलो क्या करोगे? बच्चे कह सकते हैं साहब आपने फला स्टूडेंट को ज्यादा दे दिया,
या बॉयज को ज्यादा दे दिया, गर्ल्स को ज्यादा दे दिया, या उस क्षेत्र वालों को ज्यादा दे दिया, हमारे को कम दिया, ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? तो प्रतिक्रिया देखो कितनी अच्छी हो सकती है। विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे। हाँ, बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, वो वाली स्थिति हो जाए। पता है कबूतर को पता है इस बात का है कि मैं आंखें बंद करूंगा तो भी बिल्ली खाएगी, तो इससे अच्छा है कि बिल्ली को देखने के बाद में कबूतर आंखें बंद न करके वह उससे बचाव का तरीका ढूंढे, वहां से उड़े, दूसरे स्थान पर जाए। तो वो स्थिति है, आपको आंखें बंद नहीं करनी है। दूसरा, दंड स्वरूप विद्यार्थियों के कुछ अंक काट लो, ये तो उल्टा काम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात हो जाएगी। या प्रधानाध्यापक को मामले की रिपोर्ट करेंगे कि ये बच्चे मेरी शिकायत कर रहे हैं। या फिर आप चौथा विकल्प, पुत्रों की पुनः जांच उनके सामने करेंगे कि देखो बेटाओ ये इस प्रकार से इनके अंक आए हैं। तो बताओ सबसे सही आंसर क्या हो गया? शानदार, वेरी गुड। इसका जवाब क्या हो गया? डी। बहुत अच्छे हो आप लोग, दिल के बहुत सच्चे हो, लेकिन पढ़ाई में ध्यान दो आप लोग, है ना। हाँ, इधर उधर की बातों में नहीं, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? लॉर्ड मेकाले की नीतियां थी ना, उनके ऊपर आधारित है। बिल्कुल, आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है लॉर्ड मेकाले की देन मानी जाती है। ओके, शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, प्रायोगिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, ये बात भी सही है। शिक्षा व्यवसायोन्मुख नहीं है, व्यवसाय इसे नहीं मिलता है। ये तीनों बातें सही है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? डी। अच्छा प्रश्न था, शायद आप इसको सब लोग समझ गए होंगे। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? बताओ, गलत प्रश्न पूछने पर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे। गलत प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान रखना, सही प्रश्न नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। या फिर उसको पारितोषिक देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, भाई तुझे कुछ पुरस्कार देंगे। या चौथा, उसका कारण जान करके औपचारिक विधि अपना लेंगे। भैया ये कारण है, उसका कारण जानो पहले तो कि वो गलत क्यों पूछ रहा है, मतलब उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आया इसलिए गलत पूछ रहा है, वरना समझ में सही आ जाए तो फिर वो क्यों पूछेगा गलत। इसका जवाब क्या हो गया? डी। हाँ जी। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए भैया? खेल भावना से मैंने बताया था आप लोगों को, ये पूर्ववर्ती वीडियो में भी था, खेल में सर्वांगीण विकास होता है। बालकों का क्या होता है? खेल से सर्वांगीण विकास होता है। हाँ, ये प्रश्न पहले आया हुआ है, तो लीजिए अगला प्रश्न। पठन पाठन विधि जो होती है ना, पढ़ने और पढ़ाने वाली विधि, निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे ज्यादा अधिक समय देना चाहिए? इसको तुपड़ विधि बोल सकते हैं, मतलब बच्चों को खड़ा करके पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है और वो पढ़ते रहते हैं। ये पठन पाठन हो गया ना, एक प्रकार से पढ़ना और पढ़ाना। तो ये किसके ऊपर, तैयारी के ऊपर ज्यादा समय देना चाहिए, या सामान्यकरण के ऊपर देना चाहिए, तुलना के ऊपर, या प्रस्तुतिकरण के ऊपर? तो प्यारे विद्यार्थियों, या आपको जब शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उस समय आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको पाठ योजना बनानी है और किस प्रकार से आपको पाठ को डिलीवर करना है। ये सारी चीजें वहां पर बताई जाएगी। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। हाँ, आइए अगला प्रश्न। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर, क्या लेवल है उनका, कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज है विषय में। तो आप इसके मामले में कितने सहमत हैं? पूर्णतया, सामान्य या आंशिक? या बिल्कुल नहीं भैया, पूर्णतया सहमत हैं। बच्चों का वास्तविक स्तर मालूम होना चाहिए। आप पढ़ाने तो चले गए वहां पर अच्छी सी प्रमेय, और उनको आता नहीं कुछ जोड़ गुणा बाकी भाग ही नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में स्तर का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। पूर्ण रूप से सहमत है। आइए आज का अगला, कक्षा शिक्षण में संश्लेषणात्मक विधि। देखो, दो विधियां होती है, एक संश्लेषणात्मक विधि, एक विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषण में आंकड़ों को जोड़ करके और नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, यानी रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। और विश्लेषण विधि में तोड़ा जाता है, बिखेरा जाता है, बिखेर करके और हम परिणाम तक पहुंचते हैं। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना संश्लेषण विधि है। क्या?
अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना, और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना विश्लेषण विधि है। जो आप जानते हो उसको खोल करके और नहीं जानते हो उसकी ओर बढ़ना। और ये क्या है? अज्ञात यानी संश्लेषण, बहुत सारे आंकड़ों का, अज्ञात आंकड़ों को एक जगह जोड़ा, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा, तो आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे, प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे, छात्रों को पारितोषिक वितरण करेंगे, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करेंगे, प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। प्रेरणा देने के लिए, छात्रों में प्रेरित करने के लिए आप प्रेरित लोगों के उदाहरण दो ना, कि बताओ उनको कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं, ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हुए हैं, उनके बारे में बताओ, प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसका जवाब हो गया ए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, या धर्मानुराग? याद रखना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। यदि आप में आत्मविश्वास है ना, सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की नीड है वर्तमान में भी। यदि आप में आत्मविश्वास है तो सब कुछ सही है। जैसे आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूं, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, उसके बावजूद भी आप में आत्मविश्वास है, इसका मतलब आपके कोरोना नहीं है, और होते हुए भी ठीक हो जाओगे। यही है कॉन्फिडेंस, यही है आत्मविश्वास, जरूरी है ये। आइए अगला प्रश्न, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? बालक है, झूठ बोलते हैं, तो उसकी आदत आप शिक्षक होने के नाते कैसे छुड़ाएंगे? उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके, या उन्हें बता करके कि झूठ बोलना अपराध है, या सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, या उपयुक्त सभी सारी बातें सही है। आप उनको सत्य के लिए बोलने के लिए प्रेरित भी करो, झूठ बोलने का क्या बताओ, आप झूठ बोलने का क्या बताओ, अपराध बताओ कि झूठ बोलना अपराध है, और पुरस्कृत भी करो सत्य बोलने वालों को। तो ये सारी चीजें सही है, इसका आंसर है डी। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे बताओ? तो इसको रोकने के लिए यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, फिर उनका उपचार करेंगे, या उनकी पिटाई करेंगे, हाँ, या उनकी हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, या साथियों का सलाह लेंगे। याद रखना, जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, वो भाग क्यों रहे हैं विद्यालय से, जानो पहले। ऐसा नहीं कि पहले उनको मारने लग जाओ, पिटाई करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। धन और संपन्नता चाहने वाले, धन और संपन्नता चाहने वाले अध्यापक न बने। आपकी क्या राय है संदर्भ में? बिल्कुल सही है, आंशिक रूप से सही है, सामान्यतः ऐसा ही होता है, बिल्कुल गलत है। याद रखना, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं वो शिक्षक नहीं बने। शिक्षक वह बनता है जो आदर्श होता है, शिक्षक वह बनता है जो हमेशा जुझारू प्रवृत्ति का होता है, जो अपने अभ्यर्थियों को अपने से ज्यादा बड़ा बनाना चाहता है, यानी लगनशील रहता है। ऐसे व्यक्ति को, जो धन और संपन्नता चाहने वाला व्यक्ति है, उसको अध्यापक नहीं बनना चाहिए। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत है। अगला प्रश्न, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे बताओ? उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे, या उनको भाषण देंगे, या उनकी गलती से अवगत करवाएंगे, या उनकी गलती का कारण जानेंगे? तो आपको पता है, गलती करता है तो यह तो है नहीं कि वो सडनली कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तो कारण जानने की कोशिश करेंगे। लीजिए साहब, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है, विविधता और रोचकता बढ़ती है, तो इसका जवाब जो 4 ऑप्शनों में से आप वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में देंगे। उम्मीद है कि सबका जवाब आएगा। उम्मीद है कि ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एम स्टडी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, राधे राधे।